नवंबर 13, 1999 जापान के नगोया शहर में दोपहर के 2:30 बज रहे थे। एक आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। उसके बताए हुए लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है। वहाँ एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट के अंदर नीचे ज़मीन पर एक बॉडी थी। उसके गले पे चाकू से वार किया गया था। एंड देयर वर मल्टीपल वुंड्स। हर तरफ खून के छींटे थे। द क्राइम सीन वॉज हॉरिफाइंग। नगोया जैसे पीसफुल इलाके में इतना हॉरिबल क्राइम होना, दैट वाज नॉट नॉर्मल। दिस इज द केस ऑफ नगोया में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार रहता था, ताकाबा फैमिली। इस फैमिली में 3 लोग थे। सातोरू ताकाबा एक रियल एस्टेट एजेंट थे और उनकी वाइफ नामिको 32 साल की थी। उनका एक छोटा बेटा था, कोहे, एंड दे वर अ कंप्लीट फैमिली। लैंडलॉर्ड की बीवी और नामिको अच्छे दोस्त थे, तो उनका नामिको के घर आना जाना था। 13 नवंबर की शुरुआत भी एक नॉर्मल दिन की तरह हुआ था। उस दिन कोहे बीमार था। सुबह 11 बजे के अराउंड नामिको सातोरू को उसके ऑफिस ड्रॉप करती है और फिर वो कोहे को लेकर डॉक्टर से दिखलाने ले जाती है। वो दोनों अराउंड 11:50 में घर लौट आते हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी नामिको से मिलने उसके अपार्टमेंट आते हैं। वो डोरबेल बजाते हैं, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। फिर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं एंड दे नोटिस दरवाज़ा खुला था। वो अंदर की तरफ जाते हैं एंड दे सॉ नीचे ज़मीन पर नामिको बेसुध पड़ी हुई है एंड शी वॉज। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई, दे नोटिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन दिस हाउस। नामिको का 2 साल का बेटा कोहे, ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर और वो कुछ तो खेल रहा था। He was untouched and unharmed. मारने वाले ने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस घर का टीवी ऑन था। टीवी के सामने वाले टेबल पर 2 बड़े बाउल रखे थे। एक बाउल में नूडल्स था और दूसरे में सूप। मेन डोर के पास वैक्यूम क्लीनर पाया गया। शायद नामिको उस वक्त सफाई कर रही थी। बॉडी के ठीक पास एक शू प्रिंट मिला जिस पर खून के धब्बे थे। खून के निशान मेन डोर से होते हुए हॉल और फिर बाथरूम तक मिले। पॉसिबली ने हाथ धोया होगा। डोर नॉब पर एक प्रोबायोटिक ड्रिंक का सैंपल मिला था और वही सेम ड्रिंक का बॉटल किचन में भी पाया गया। सरप्राइजिंगली ऐसी कोई भी ड्रिंक ये फैमिली कंज्यूम नहीं करती थी। खून की बूंदें घर के बाहर भी पाए गए, सीढ़ियों पर, नीचे पार्किंग लॉट में और वहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी तक। 2 विटनेसेस ने बताया उन्होंने किसी औरत को वहाँ से गुजरते हुए देखा था। वो कुछ 30-40 साल की रही होगी और वो बार बार अपना हाथ छिटक रही थी। देखकर लग रहा था उसके हाथ में चोट लगी है। क्राइम सीन पर 2 अलग डीएनए मिले थे। एक तो नामिको का था मगर दूसरा अनआइडेंटिफाइड। ऑल्सो जो शू प्रिंट मिला वो किसी औरत का था और साइज़ था 8। नामिको की ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हुई थी एंड अकॉर्डिंग टू द ऑटोप्सी ये
दोपहर करीब 12 से 1 के बीच हुआ था। जब पुलिस ने सातोरू को कॉल किया, उस वक्त वो ऑफिस में था एंड ही हैड नो आइडिया उसकी ये खूबसूरत दुनिया ऐसे एक पल में बिखर जाएगी। सातोरू और कोहे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, मगर सातोरू ने कभी भी वो अपार्टमेंट खाली नहीं किया। उस घर में उन्होंने जो पल गुजारे थे, जो ज़िंदगी उन्होंने जी थी, नामिको की यादें, उसकी हर निशानी को उसने बहुत संभाल कर रखा था। ही वॉज डिटरमाइंड। उसने उस अपार्टमेंट में हर चीज़ वैसी ही रखी थी जैसे 13 नवंबर के दिन रखा हुआ था। इवन कैलेंडर पे डेट भी नवंबर 1999 का था, क्योंकि वो नहीं चाहता था क्राइम सीन डिस्टर्ब हो। हर 3-4 दिन पे वो उस घर में जाता, इसी उम्मीद में कि कहीं शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे ये केस सॉल्व हो जाए। सातोरू उस अपार्टमेंट का रेंट पे करता रहा। 26 साल तक उसने करीब 22 मिलियन येन यानी $145,000 पे किए थे। इन 26 सालों में उसने एक ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट किया था जो शायद किसी के लिए वेस्ट है, जो किसी के लिए बेकार है, बट फॉर हिम इट वॉज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। उसकी हिम्मत और एफर्ट्स ने स्टैट्यूटरी ऑफ लिमिटेशन को बैन करवा दिया। स्टैट्यूटरी ऑफ लिमिटेशन का मतलब है अगर कोई केस 15 या 20 साल तक में सॉल्व नहीं होता है तो उसे हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता था, जो 2010 में जापान में बैन हो गया। एंड द क्रेडिट गोज़ टू सातोरू ताकाबा। इस केस में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी, मगर कोई सबूत नहीं मिला जो पुलिस को कल्प्रिट तक ले जाए। अंटिल 2025 30 अक्टूबर की शाम एक लेडी पुलिस स्टेशन आती है। वो करीब 60-70 साल की रही होगी। उसका नाम था कुमिको यासुफुकु। कुमिको पुलिस को बताती है कि सर, मैं डीएनए टेस्ट के लिए रेडी हूँ। इस केस के सिलसिले में पुलिस ने पहले भी कुमिको को अप्रोच किया था, मगर तब उसने डीएनए टेस्ट के लिए मना कर दिया था। टेस्ट होता है एंड सरप्राइजिंगली इट वाज अ मैच। 26 साल पहले क्राइम सीन पर जो अनआइडेंटिफाइड डीएनए मिला था वो कुमिको यासुफुकु का था। कुमिको और सातोरू बचपन में साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। वैसे तो कुमिको ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो शांत रहती थी स्कूल में, मगर उसके दिल में सातोरू के लिए फीलिंग्स थे। शी वॉज इन लव विद सातोरू। और एक दिन वैलेंटाइंस डे पर उसने उसे प्रपोज किया, बट सातोरू हैड नो फीलिंग्स फॉर हर। वो उसे प्यार नहीं करता था। सो बड़े पोलाइटली उसने कुमिको को मना कर दिया। स्कूल के बाद सातोरू उससे कभी नहीं मिला, लेकिन इस इंसिडेंट से 5 महीने पहले स्कूल का एक रीयूनियन होता है। इस रीयूनियन में बहुत से लोग आए थे। सातोरू भी वहाँ मौजूद था। हर कोई वहाँ अपनी लाइफ के बारे में अपडेट्स दे रहा था, हर कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा था। सातोरू ने भी बताया दैट ही गॉट मैरिड टू द लव ऑफ हिज लाइफ, नामिको, और वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये सब दूर खड़ा कोई सुन रहा था।
एंड येस, इट वॉज कुमिको यासुफुकु। कुमिको जिसने सातोरू को कई साल पहले प्रपोज किया था, वो मूव ऑन नहीं कर पाई थी। शी वॉज सो ऑब्सेस्ड कि उससे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसीलिए उसने नामिको को सातोरू की ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। कुमिको ने नामिको को मार तो दिया, पर उसका ये गिल्ट अंदर ही अंदर उसे डरा रहा था। हर साल जब भी 13 नवंबर का डेट आता, ये इंसिडेंट उसे याद आता और वो डरने लगती कि कहीं पुलिस उस तक ना पहुंच जाए। जब पुलिस ने उसे डीएनए टेस्ट के लिए अप्रोच किया, जब उसने सातोरू को टीवी पर देखा फाइटिंग फॉर हिज वाइफ, ये सारी चीज़ें उसे और ज़्यादा डराने लगी। एंड फाइनली शी डिसाइडेड टू कन्फेस। सातोरू ने कभी नहीं सोचा होगा उसकी एक ना से उसकी ज़िंदगी यूं बदल जाएगी। जब कुमिको अरेस्ट हुई, ही सेड दैट आई होप नामिको मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि इस केस को सॉल्व होने में 26 साल लग गए। That's all for today. Please subscribe us and thank you so much for watching.